मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम अभिक्रिया वेग का मात्रक निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे इसके अंदर बात करेंगे कि किसी भी अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने देख चुके हैं कि जो अभिक्रिया वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सामने है कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता कंटिन्यू कम होती जाएगी, तो जो परिवर्तन आएंगे देयर विल बी ए नेगेटिव चेंज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीजेस. So the same formula, or we can say same results, will be obtained for with respect to reactant as well as product. मतलब कि अभिकारकों की के सापेक्ष अगर हम अभिक्रिया वेग का फार्मूला लेते हैं तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे या प्रोडक्ट के सापेक्ष लें। बस फ़र्क इतना है कि अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है देयर विल बी ए नेगेटिव चेंज, और उत्पाद के सापेक्ष अगर हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट देन देयर विल बी ए पॉजिटिव चेंज। जैसा कि हमने आपके सामने ये फार्मूला आपके सामने बताया, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, बट दोनों से ही सेम जो है हमें रिलेशन मिलेगा। अब हम आगे बात करें कि किस तरीके से, जैसे मैं एक रिएक्शन के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ H2 plus I2 gives 2HI, ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए कई सारी बातें हैं, जैसे मान लीजिए, ध्यान रखना कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको आगे भी काम आएंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2, दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन with respect to I2, और rate of reaction with respect to HI। देखिए ये दोनों के दोनों जो हैं वो रिएक्टेंट हैं, ये वाला आपका प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो रेट ऑफ द रिएक्शन चाहे आप H2 से निकालें, चाहे I2 से निकालें, चाहे HI से निकालें, सेम आएगी। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये जो रेट है अभिक्रिया का जो वेग है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जो अभिक्रिया का वेग है उसको अगर मैं लिखूँगा तो अपने को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो फर्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री का। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि चाहे आप किसी अभिकारकों के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग निकालें, चाहे किसी उत्पाद के सापेक्ष निकालें, रिजल्ट सेम आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट यहाँ पे कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखना कि हमें ये देखना पड़ता है कि चाहे वो कोई अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, उसके एक मोल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या 1 सेकेंड में कितना जो है कि वो कितना कन्वर्ट हो रहा है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो रहा है या कितना प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैं उत्पाद के सापेक्ष बात करूँ तो हमेशा ध्यान रखना कि पर मोल के लिए बात की जाती है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं अभिक्रिया का वेग की बात करूँगा तो देखिए माइनस, अगर मैं अभिकारकों के लिए माइनस DH2 अपॉन DT। अब समझ ही गए होंगे, ऊपर अभिकारकों की सांद्रता डिवाइडेड बाई समय। यहाँ पे अभिकारक कौन है? H2, तो मैंने H2 ले लिया माइनस, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है, बराबर इससे निकाले आंसर, चाहे इससे। I2 के लिए लिखूंगा तो माइनस DI2 अपॉन DT। क्लियर है? अच्छा, इससे निकालो आंसर, इससे अब उत्पाद के सापेक्ष क्या लिखेंगे? प्लस। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, दोनों H2 के भी 1 मोल था, I2 का भी 1 मोल था, लेकिन HI के 2 मोल थे, इसलिए HI के रेस्पेक्ट में मुझे लिखना पड़ेगा 1/2। क्यों? क्योंकि 2 मोल अभिक्रिया में बन रहे हैं, तो 1 मोल बनने में कितना समय लग रहा है, या मैं कह दूं कि 1 मोल के सापेक्ष उसकी वेग क्या आएगा, तो मैं इसको लिखूंगा DHI अपॉन DT। देखो दो चीज़ें चेंजेस हुई हैं, एक तो प्लस सिंबल आया है और एक ये 1/2 आया है। ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, देखिए ये आपका उसके बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे
रेट कांस्टेंट के बारे में, वेग नियतांक के बारे में। वेग नियतांक क्या है? देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले वेग का नियम। क्या पढ़ना पड़ेगा? वेग का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेग का नियम, जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ, रेट लॉ, व्हाट इज अ रेट लॉ? देखिए वेग का नियम क्या है कि वेग के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब ये एक सिंपल सा रिलेशन है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें आगे करने पड़ते हैं। जैसे मैं कह दूं कि अभिक्रिया के वेग को कैसे दिखाओगे? देखो फॉर्मूला दो, डी आर अपॉन डी टी से भी आप दिखा सकते हैं, आर फॉर रिएक्टेंट मतलब अभिकारकों, या आप चाहो तो डी पी अपॉन डी टी से भी दिखा सकते हो। इसके लिए प्लस ये अपन पढ़ चुके हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता का मतलब बड़े ब्रैकेट से है कि पावर एन, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये हमेशा एक लॉ है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में लॉ होते हैं, ऊष्मागति का शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक लॉ होता है। और ये लॉ क्लियर कट कहता है कि अभिक्रियाओं का जो वेग है, ये जो आपके सामने वेग है, ये अभिक्रियाओं का जो वेग है ये अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती है। क्या है यहाँ पे? ये समानुपाती है, समानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या है? इससे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आगे। अभी ये जो एन है इसको हम अपन अभिक्रिया की कोटि कहेंगे, ये आगे जाके पढ़ेंगे क्या कहेंगे इसको हम? अभिक्रिया कोटि। तो देखिए क्या मीनिंग है, इसको समझ लेते हैं कि जो वेग है इसको सिंपली भाषा में कहें तो अभिक्रियाओं की सांद्रता की समानुपाती हो गया, क्लियर कट। जब इस समानुपाती के निशान को आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के, और साथ में है आपका आर की पावर एन, इस तरीके से। तो देखिए ये जो सिंबल है, ध्यान से ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि काइनेटिक्स बड़ी सिंपल चीज़ है, लेकिन अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको उसके न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल 100% आता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक वगैरह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो के है, इस के को हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के सारी कहानी इस रेट लॉ से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि वेग बराबर के आर की पावर एन। मतलब क्या है कि एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर देखो वेग भी आ गया, वेग नियतांक भी आ गया, अभिकारकों की सांद्रता भी आ गई और कोटि भी आ गई। क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो देखिए जैसे कि मैं ये कहूँ, इसको समझिए थोड़ा सा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल बता रहा हूँ कि मैं आपको वापस से वो रिएक्शन लिखता हूँ कि जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। हर रिएक्शन में यही होता है कि अभिकारक किसमें परिवर्तित होते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया की कोटि भिन्न भिन्न हो सकती है, कुछ अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होंगी, कुछ प्रथम कोटि की होंगी, कुछ द्वितीय कोटि की होंगी, कुछ तृतीय कोटि की होंगी, लेकिन और सबका अलग अलग सिस्टम होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो क्या है कि उसकी सबसे कॉमन चीज़ ये है कि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उसे ही तो रिएक्शन कहेंगे। सिंपल सी बात, आप अभी केमिकल काइनेटिक्स को साइड में हटा दीजिए, एक सिंपल सी बात ये कि अभिक्रिया किसे कहेंगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द रिएक्शन, द रिएक्शन इज इन विच द रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ओके, कि अभिकारक इसमें परिवर्तित होंगे उत्पाद। और समय के दौरान जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं
कि ये समय है, ये टाइम है, यहाँ पे 0 मिनट है, फिर 5 मिनट है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है। इधर से इधर चलेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज ही होगी ना। क्यों? क्योंकि अभिकारक हमेशा कम होंगे तभी तो उत्पाद बनेंगे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? विल बी इंक्रीजेस, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अभिकारक की सांद्रता हमेशा घटेगी और उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ेगी। अब बात ये आती है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर मैं बात करूँ कि जब सांद्रता, इस रिलेशन को देखिए दोबारा से आप, ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन को देखिए कि जब सांद्रता घटेगी अभिकारकों की, ध्यान दीजिएगा कि इस सूत्र में प्रोडक्ट नहीं है, इस सूत्र में केवल क्या है? रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं वेग बराबर k गुणा r की पावर n, तो यहाँ पे r है, मतलब जब कोई अभिक्रिया आगे की ओर गतिमान होगी तो अभिकारकों की सांद्रता घटेगी, और अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो वेग भी घटेगा। ये जो वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी एग्जाम में। इस फॉर्मूले को याद रखो, इससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जब अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो वेग भी घटेगा कि नहीं घटेगा? क्लियर है? तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ देखने वाले। अगर देखो, लेकिन बात क्या है कि अगर ये जो n है, जो वेग बराबर ये है, तो यहां पे अगर n की वैल्यू 0 हो तो फिर r चाहे बढ़े चाहे घटे, वेग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर रिएक्शन क्या बन जाएगी? वेग बराबर k r की पावर 0। अब ऐसे होते ही क्या होगा कि r कितना भी बढ़े, उसकी घात जब 0 लग रही तो वेग कितना होगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत बना रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर यहाँ पे r की पावर 1 होगी तो समानुपाती हो जाएगा, 2 होगी तो वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के शून्य कोटि को छोड़ दें, बाकी की स्थिति में जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता कम होती चली जाएगी, वेग भी कम होता चला जाएगा। उसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। मान लीजिए शुरू में इसकी सांद्रता कितनी थी? 100 मोल, इसकी 0, फिर इसके कितने हुए? 90, इसके हो गए 10, क्योंकि सांद्रता घटती जा रही है ना। इसकी 80 हुए, इसके कितने हो गए? 20, इसके 70 हुए तो इसके कितने हो गए? 30, इसके कितने हुए? 60, तो इसके कितने हो गए? 40। इधर से सांद्रता बढ़, तो अब जब सांद्रता घट रही है, इधर से इधर चले तो सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। जब सांद्रता घट रही है तो वेग भी तो घटेगा। शर्त क्या है? एक अपवाद छोड़ दीजिए, केवल और केवल शून्य कोटि रिएक्शन, क्योंकि शून्य कोटि रिएक्शन में वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बाकी चाहे प्रथम कोटि हो, द्वितीय कोटि हो, चाहे तृतीय कोटि हो, सब में सांद्रता घटने पर वेग भी घटेगा। ये बात तो अपने एक रिलेशन की हो गई, अभिकारकों की सांद्रता और वेग के बारे में। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, ये बात है, तो ये चीज़ तो हुई, समझ में आ रहा है? अब देखो, इसी तरीके से मैं कहूँ कि केक की क्या बात है, क्योंकि हमेशा आप लोगों को ये लगता है कि ये नियतांक है। नियतांक का मतलब जो कभी चेंज नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी चेंज होता है। देखो, आपने देखा कि वेग किस प्रकार से कम ज़्यादा होगा? जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे तो अभिकारकों का वेग कम होने लग जाए, अभिक्रिया का वेग कम होने लगेगा। क्यों? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब अभिक्रिया शुरू में होती है तो जैसे अभिकारकों के 100 मोल हैं तो वेग फास्ट होगा, 90 है तो कम है। तो कहने का मतलब एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को छोड़ दें तो सभी अभिक्रियाओं को, सभी क्रियाएं प्रारंभ में तेजी से आगे बढ़ती हैं और फिर धीरे धीरे कम होने, मतलब शुरू की स्पीड ज़्यादा होती है, बाकी कम होती है। केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। अब यही वाली बात आती है कि वेग भी कम हो रहा है, सांद्रता भी कम हो रही, तो के का मतलब क्या है? के कांस्टेंट, मतलब यह वह कारक है जो संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन कब परिवर्तित नहीं होगा? जब आप एक मतलब के का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी परिस्थिति में वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं, एक सामान्य परिस्थिति में। सामान्य परिस्थिति का मतलब क्या है? आपने लेबोरेटरी के अंदर एक रिएक्शन को शुरू किया, उस लेबोरेटरी का जो कमरा है, उस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें अभिकारकों की सांद्रता आपने जो ली थी उसको चेंज नहीं किया आपने शुरू में, बाद में चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई गैसेस स्पीसीज है तो उसका प्रेशर भी कांस्टेंट है। आपने रूम, इस रिएक्शन को स्टार्ट किया, रूम को बंद करके चले गए। अब क्या होगा? अभिकारक
उत्पाद में परिवर्तित होने लगेंगे, अभिकारकों की क्षमता कम होने लगेगी, तो अभिक्रिया का वेग भी कम होने लगेगा। उस स्थिति के अंदर वेग नियतांक की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यदि आप उस रिएक्शन का टेम्परेचर पहले 20 डिग्री पे रिएक्शन को करवा के देख रहे हैं, दोबारा 40 डिग्री पे करा के देख रहे हैं, तो चेंज आएगा। वो अपन आगे इसको आगे और देख लेंगे। तो हम कल बात करेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में।